गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है रसायन विज्ञान के मूल अवधारणा। इस पाठ पर आधारित अपना आज 16वां वीडियो लेक्चर है, जो पाठ का अंतिम वीडियो लेक्चर के रूप में हम कंसिडर करेंगे। इस पाठ में कई प्रकार के आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दे रखे हैं, उनको आपको एक एक कॉन्सेप्ट को विधिवत रूप से व्यवस्थित रूप से समझना है, याद भी करना और समय रहते उसके साथ साथ नोट्स भी बनाना है। फिर जैसे ये पाठ पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हम अगले पाठ में एंटर करेंगे और अगला पाठ आपके दे रखा है एटॉमिक थ्योरी पर आधारित पाठ है। काफ़ी पाठ में अच्छा पाठ और अगला मैटर जो आपके और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधारभूत कई प्रकार के स्ट्रक्चरल प्रोसेस को आप कंसिडर करोगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन रूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, किसने क्या सिद्धांत दिया, कक्ष क्या होते हैं, कई मुख्य बिंदु को आप डिस्कस करोगे, जो आपके एक केमिस्ट्री का आधार निभाने की भूमिका निभाएंगे। तो देखिए, आज अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एवं आवगाद्रो परिकल्पना क्या है, उसको अपन कंसिडर भी करेंगे। तो नॉर्मली स्टेप के अकॉर्डिंग आप देखें तो विद्युत रासायनिक सरणी की आवश्यकता क्या पड़ती है, तो धातु विस्थापन क्रिया में इसकी विशेष भूमिका होती है। यहाँ पे धातु विस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की विशेष भूमिका होती है। विशेष महत्व ये ध्यान रखना, इसका कहाँ पे उपयोग है कि जितने प्रकार की धातु विस्थापन अभिक्रिया होती है कि कौन सा धातु कब विस्थापित होगा, तो एक धातु दूसरे धातु को जैसे विस्थापन अभिक्रिया आपने देख रखी है ना, विस्थापन अभिक्रिया रूप में जैसे उदाहरण दिया जा रहा है आपके सामने एग्जांपल, ऐसा विस्थापन अभिक्रिया जैसे कॉपर सल्फेट में आपने जिंक का सूरण डालते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन से धातु किसको विस्थापित कर सकते हैं, उसका एक क्या दे रखा है, क्रम दे रखा है। कौन सा धातु कौन से धातु को विस्थापित करता है, उसका एक प्रकार का सिस्टम दे रखा है। उस सिस्टम को हम कंसीडर करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंतर्गत। आप देखोगे कौन से धातु किसको विस्थापित करेंगे, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, जिसकी क्रियाशीलता हायर होगी, उसके अकॉर्डिंग अन्य वाले एलिमेंट को वहां से क्या किया जाएगा, रिप्लेसमेंट करके दर्शाया जाता है। तो देखिए, नॉर्मली प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको बताया कि धातु विस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का विशेष महत्व रहता है। एग्जांपल विस्थापन अभिक्रिया को आपको सामने पेश करके बताया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके बारे में आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए और इसलिए आप जानते हैं। जब किसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक धातु किसी अन्य धातु द्वारा विस्थापित होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक क्रियाकारकों के आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो एक क्रियाकारक के एलिमेंट्स किसी अन्य क्रियाकारक के एलिमेंट्स द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसे अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को एक सीरीज बनाई जाती है, उसे धातु रासायनिक सरणी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अपन कंसिडर करने जा रहे हैं, तो आप विद्युत रासायनिक सरणी की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी धातुओं की क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग, किसी धातुओं की क्रियाशीलता के अनुरूप अन्य धातु
को विस्थापन करने का क्रम है जो एक सुव्यवस्थित क्रम में धातुओं को दर्शाया जाता है। इसे विद्युत रासायनिक सीरीज कहते हैं। विद्युत रासायनिक सरणी कहते हैं। देखिए, ये बात आपको जनरली दिमाग में होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज धातु विस्थापन अभिक्रिया में इसका विशेष योगदान रहता है। काम में धातु विस्थापन अभिक्रिया, एग्जांपल मैंने धातु विस्थापन अभिक्रिया का एक आपके सामने पेश करके बताया। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट पे आपको बताया कि धातु विस्थापन अभिक्रिया में तो आप कंसिडर करते हैं, परंतु विद्युत रासायनिक सीरीज कहते हैं किसे, किसी धातुओं की क्रियाशीलता के अनुरूप अन्य धातु को विस्थापित करने का क्रम है जो एक सुव्यवस्थित क्रम में धातुओं को दर्शाया जाता है। इसे विद्युत रासायनिक सरणी के नाम से जाना जाता है या विद्युत रासायनिक सरणी कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। अब अपन कंसिडर करने जाते हैं कि विद्युत रासायनिक सीरीज का क्या क्रम है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको देखिए, तो अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि अलग अलग धातुओं का अलग अलग क्या होता है, सिस्टम्स होता है, क्रम होता है। तो देखिए, तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए कि आपको एक सिस्टम दिया गया है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं कि और गोल्ड कम क्रियाशील होता है, फिर बाद में सिल्वर, कॉपर, फिर बाद में जिंक, फेरस, जिंक और टिन और फेरस, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इस प्रकार से इनकी धातुओं की क्रियाशीलता देखी जाती है। इसके बाद में आपके आ जाता है सोडियम, फिर बाद में लिथियम। अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता का प्रोसेस अलग अलग देखा जाता है। तो आप जनरली देखते हैं सोना हाईली अनक्रियाशील होता है और अधिक अक्रियाशील होने के कारण सोने के आभूषण, सोने के कई प्रकार के सिस्टम बनाते हैं जो लंबे समय तक उसका स्टेबिलिटी बनी रहती है। परंतु अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होने के अकॉर्डिंग उनको अलग धातुओं द्वारा उसको क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ने के साथ विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है देखी जाती है। जनरली आप दिमाग में रखना, जिस धातु की क्रियाशीलता कम होगी वो हायर क्रियाशीलता वाले धातु से विस्थापित होता है। हमेशा कम क्रियाशील धातु को किसके द्वारा विस्थापित किया जाएगा, अधिक क्रियाशील धातु द्वारा प्रतिस्थापित करके देखा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आप देख रहे हैं फेरस सल्फेट। क्या ले रखा आपने, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपने ले रखा है। फेरस सल्फेट में आपने जैसे कैल्शियम का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया तो कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फेरस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं फेरस की क्रियाशीलता कैल्शियम से क्या है, कम है। कैल्शियम फेरस तो यहाँ पे और कैल्शियम क्या है, इससे बहुत हाई क्रियाशील है। तो हमेशा फेरस सल्फेट को यौगिक में से फेरस को वहां से विस्थापित करेगा और उसके स्थान पर कौन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। इस प्रकार से धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम चलता है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपको निरूपित किया जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए कि जैसे स्टील के बर्तन बनाना, पाइप जैसे होते हैं लोहे के पाइप, उस पर जिंक की परत प्लेट लगाना। तो ऐसा क्यों करते हैं, जिंक की परत क्यों लगाते हैं, ताकि लगाने का यही रीजन होता है कि वो लंबे समय तक पाइप खराब नहीं हो, सड़े नहीं, जंग नहीं लगे। तो ऐसी क्रियाशीलता को अलग अलग धातुओं द्वारा रिप्लेसमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। दो धातुओं को इंटरमिक्सिंग रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो सारा प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है। जनरली बात दिमाग में रहेगी।
अगला अपना बिंदु है, शॉर्ट बिंदु है, वो आवोगाद्रो परिकल्पना। आवोगाद्रो परिकल्पना क्या है उसको अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। एक बार जो मैटर आपके सामने ऑब्टेन करवा रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं आवोगाद्रो नियम। देखिए आवोगाद्रो की परिकल्पना के अकॉर्डिंग बताया गया कि अलग अलग वैज्ञानिक की लंबे समय तक अवधारणा रही कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो बर्जेस की अवधारणा थी कि परमाणु एक सूक्ष्म कण तो है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, टूटता रहता है। तो कई प्रकार के ऐसे कॉन्सेप्ट है, तो कई प्रकार की समस्या को समाधान करने के लिए आवोगाद्रो ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की और उसके अनुसार ये बताया कि परमाणु क्या है और अणु क्या है, उसको स्पष्टीकरण रूप से समझाने का कार्य किया है आवोगाद्रो। देखिए आवोगाद्रो ने बताया कि परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है, ये राइट बात है। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहता है, परमाणु भाग लेता है, परंतु इसका कोई स्वतंत्र अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं है। परमाणु का कोई स्वतंत्र अवस्था में अकेला परमाणु एग्जैक्ट स्थिति में नहीं रह सकता है, क्योंकि वो हाईली एग्जैक्ट होता है, उत्तेजित होता है और किसी से क्रिया करके क्या यौगिक या विभिन्न प्रकार की पार्टिकल का निर्माण कर सकता है। तब बता सकते हैं अपन कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में उसका अस्तित्व नहीं होता है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु इसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग बताएं परमाणु जैसे आप खुले छोड़ोगे तो किसी से क्रिया करके अपना अस्तित्व खो देते हैं। अणु की बात करें तो अणु आपको जानते सब कि परमाणु से मिलकर बने होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेते। अणु डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, पहले छोटे छोटे परमाणु टूटेंगे और टूटने के बाद में अभिक्रिया संपन्न करते हुए देखे जाते हैं। जनरली बात करें अणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व होता है, इसका यह स्वतंत्र अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेते। यह ध्यान रखना चाहिए आपको। परमाणु से मिलकर बने होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व है परंतु केमिकल रिएक्शन नॉट फाउंड, केमिकल रिएक्शन नॉट ये रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं होते या रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होता है, अपघटित हो जाते हैं। अणु की बात करें, अणु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो तत्वों के अणु और एक होते हैं यौगिक अणु। जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आपके यौगिक बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल इसके उदाहरण बताएं, अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु पार्टिसिपेट हुए, ये एक प्रकार का अमोनिया का अणु है। H2O, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये क्या है, एक प्रकार के एक अणु बताएंगे। एक प्रकार के अणु दो या दो से अधिक परमाणु आपस में भाग लेते हैं, परंतु परमाणु जैसे भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के हैं। जबकि तत्वों में क्या आएंगे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ये एलिमेंट्स आप देखते जनरली हीलियम, आर्गन, तो ये सारे एलिमेंट्स देखते हैं, तो ये नॉर्मली एक ही तत्व के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उसको तो अपन बोलते हैं तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला कंपोनेंट होता है, वो आप क्या करेंगे, तत्व एलिमेंट्स बनेगा। जबकि भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में पार्टिसिपेट होकर एक आपके नए एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, उसको अपन बोलते हैं यौगिक। और यौगिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपके मिश्रण जनरेट करते हुए देखे जाते हैं। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जिसको अपन ने फर्स्ट के माध्यम से आपके सामने पेश करके आपको समझाया भी था, जिसको माध्यम से आपको काफी चीजों को कंसिडर करने पर आपने देखा भी था। तो ये आपके बात दिमाग में रहने से परमाणु और अणु की क्या विकास होती है, क्या उसका अस्तित्व होता है, तो उसके बाद वैसे ही बात दिमाग में होना चाहिए। एक बात दिमाग में आगे देखिए, अपन देख रहे हैं आवोगाद्रो नियम क्या है।
तो उन्होंने अवोगाद्रो ने बताया कि विभिन्न प्रकार की गैसों को उन्होंने परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद में रिजल्टिंग मान उन्होंने देखा कि समान ताप एवं समान दाब पर एसटीपी कंडीशन पर समान मात्रा में गैसों की समान मात्रा को भिन्न भिन्न गैस लेते हैं तो उसमें गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, जनरली समान कंसिडर की जाती है और यही अवोगाद्रो नियम को प्रस्तुत करता है। तो देखिए जो मैटर आपके सामने एक बार ऑब्टेन करवा रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में देख रहे हैं अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार परमाणु अणु की परिभाषा में रिप्रेजेंट की है, दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए अवोगाद्रो नियम, देखिए अवोगाद्रो का नियम क्या बताता है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में, क्या कंडीशन है, समान ताप एवं समान दाब में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान रहती है। तो ये परिकल्पना प्रस्तुत करने का काम किया था अवोगाद्रो ने, परंतु बर्नौली तथा डाल्टन उस अवधारणा में क्या थे, कंफ्यूजन बताए गए थे। अब देखते हैं कि मान लीजिए हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना मोल है, कितना अणु काम आ रहा है, एक अणु। हाइड्रोजन कितना अणु है, एक अणु हाइड्रोजन गैस। अब एक मोल यहाँ पे क्या है, क्लोरीन गैस, एक अणु। देन अभिक्रिया यहाँ पे क्रियाकारक के कितने अणु बन रहे हैं टोटल, क्रियाकारक में आपके कुल अणुओं की संख्या देखें, कुल अणु कितने, दो। कितने अणु हैं, दो, एक मूल्य और एक मूल्य। फिर बाद में रिएक्शन होने के बाद में आपके प्रोडक्ट भी गैस बनती है, हाइड्रोक्लोरिक, ये भी क्या है, एक प्रकार की गैस है। जब ये आपके उत्पाद में भी आपके मोल्स कितने बनेंगे, 2 अणु। तो उत्पाद में भी देखोगे ये आपके उत्पाद, तो आपके कुल अणुओं की संख्या इधर और इधर ये दोनों क्या रहेगी, हमेशा आपके इक्वल देखी जाती है। तो इसी नियम को विस्तार रूप से कंसीडर करके समझाने का काम किया था अवोगाद्रो ने। जब 2 या 2 से अधिक समान ताप एवं समान दाब पर समान क्वांटिटी में गैसों को आपस में इंटरमिक्सिंग रिएक्शन करवाई जाती है, उस दौरान नया प्रोडक्ट बनता है, उस दौरान आपके अणुओं की संख्या भी क्या रहती है, स्थिर बनी रहती हुई देखी जाती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अवोगाद्रो की क्या परिकल्पना थी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या अपना योगदान दिया, तो सभी को अपन ने एक एक को विस्तार रूप से कंसिडर करके आपको बताया, दिमाग बात रहेगी। तो आज आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस भूमिका रहती है और अवोगाद्रो नियम और अवोगाद्रो परिकल्पना पर आधारित अणु परमाणु की विस्तार रूप से वितरण, और उसके बाद में अपन देखेंगे अगले पार्ट में देखेंगे विभिन्न प्रकार के परमाणु की परिघटना को अगले पार्ट में विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। तो ये था आपके नॉर्मली पार्ट 15-16 लेक्चर के माध्यम से आपके सामने पेश कर रखा है। इसमें कई प्रकार के नंबरिकल पोर्शन दे रखे हैं, उसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया। और कोई इस पार्ट के पीछे प्रश्न तो रहे उनको आप विधिवत रूप से हल करने का प्रयास करें, नहीं हो तो डायरेक्ट पूछ के उससे समस्या का समाधान करें, उसे डिस्कस करें, साथ साथ नोट्स बना करें, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट पूछ के उससे समस्या का समाधान कर सकते हैं। सारे पीछे के नंबरिकल और सारे प्रश्न उत्तर आपके ऑन कॉन्सेप्ट बेस पे मैंने आपको समझाया, उसी मेथड पर आधारित है। प्रत्येक वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा, नहीं देखा समय रहते एक बार देख ले, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर एक बार देख लोगे और फिर बाद में प्रश्न उत्तर को आप हल करने का प्रयास करोगे, साथ साथ प्रश्न उत्तर व्यवस्थित रूप से आप ऑटोमेटिकली हल कर सकते हैं। काफ़ी प्रश्न उत्तर मैंने आपको विधिवत रूप से एक प्रश्न उत्तर को मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया। जैसे कुछ प्रश्न उत्तर जैसे दे रखे हैं जिनको आपको प्रश्न को देखते ही आपको आंसर दिमाग में आ जाता है कि किसका क्या आंसर हो सकता है। जैसे आपको पूछते हैं कि NO का तुल्यांक की बार बताइए, NOS मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक की बार बताओ, तो आपको पता है जैसे सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पे सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इनका परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना है, तब क्या मिलेगा, परमाणु द्रव्यमान। कहीं कितना होगा देखिए, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल ये कितना हुआ 40, ये इसका होगा।
परमाणु द्रव्यमान। अब आपको पूछा जा रहा है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप जानते हैं परमाणु द्रव्यमान बटा संयोजकता या सारिकता। तो ये एलिमेंट कितने OH को साइन प्रदान करता है, ऐसे आप इसको छोड़ोगे तो ये कितने OH साइन प्रदान करने की टेंडेंसी इसकी रहती है 1। कितना आपने इसमें प्रदान किया 1, तो 1 का इसमें भाग लोगे तो आपको कितना मिलेगा, तुल्यांक भाग 40 आंसर। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपके सिंपल क्वेश्चन हैं उनको वीडियो के थ्रू से आप सॉल्व करें, समझें और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट हो डायरेक्ट पूछ के आप समस्या हल करें। इंपॉर्टेंट बात है कि गायत्री विद्यामंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहो, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।